नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। मैं हूं मुकुल शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में और मध्य प्रदेश के रतलाम में पीएम मोदी ने की चुनावी रैली। कहा, छत्तीसगढ़ को लूटने वालों पर होगी जरूर कार्रवाई। मध्य प्रदेश में पीएम ने कहा, परिवारवाद से ग्रस्त कांग्रेस ने आदिवासियों की हमेशा उपेक्षा की। वहीं राहुल गांधी ने आदिवासियों के विकास के लिए काम करने की जताई प्रतिबद्धता। अमित शाह ने मध्य प्रदेश के करैरा में की जनसभा। कहा, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को सालों तक रखा अंधेरे में, तो दूसरी ओर भाजपा सरकार ने राज्य में विकास को किया तेज। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे बालाघाट और डिंडोरी में कांग्रेस का करेंगे प्रचार। आज भी जहरीली धुंध की चपेट में है दिल्ली। प्रदूषण कम करने के लिए किया गया पानी का छिड़काव। एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई शहर भी प्रदूषण की चपेट में। नेपाल में भूकंप से भीषण तबाही पर पीएम मोदी ने जताया दुख। नेपाल के लोगों को हर संभव सहायता देने का दिया आश्वासन। भीषण तबाही में 132 से अधिक लोगों की मौत। और वनडे विश्व कप में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के सामने रखा 402 रन का विशाल लक्ष्य। सचिन रविंद्र 108 और केन विलियमसन ने खेली 95 रन की शानदार पारी। दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दुर्ग में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। 2 दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि जनता का प्यार और आशीर्वाद मुझे हमेशा पवित्र निर्णय करने की ताकत देता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सरकार के हिसाब से इस दिसंबर में पूरी हो रही है, लेकिन आपका ये बेटा जो गरीबी जी करके आया है, गरीबों के बीच से निकल करके आया है, ये आपका बेटा, आपका भाई, उसने एक और निश्चय कर लिया है। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है। देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज छत्तीसगढ़ में जनसभा को संबोधित किया।
राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी शब्द एक क्रांतिकारी शब्द है। आदिवासी शब्द की गहराई में आदिवासियों की सच्चाई छिपी है। आदिवासी शब्द एक क्रांतिकारी शब्द है। आदिवासी शब्द के अंदर, इस शब्द की गहराई में आपकी सच्चाई छुपी हुई है। आदिवासी का मतलब जो इस देश के पहले और असली मालिक हैं। छत्तीसगढ़ के चुनाव में छाए मुद्दे महादेव ऐप की गूंज मिजोरम चुनाव में भी सुनाई दे रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल एंथोनी ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हवाले के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं को पैसा पहुंचाया गया। The Mahadev loan app, betting app syndicate has paid various Congress leaders in the state of Chhattisgarh a massive amount of over 500 crores through various Hawala transactions. The Bharatiya Janata Party wants to very clearly ask the Congress Party and its leadership some very important questions. Is it true? Is it true that the Mahadev betting app syndicate, through its various promoters, have given a massive amount of hundreds of crores through Hawala transactions to various Congress leaders and the Congress Party in Chhattisgarh? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रतलाम में एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, परिवारवाद से ग्रस्त कांग्रेस ने आदिवासियों को हमेशा उनकी उपेक्षा की, जबकि भाजपा सरकार ने आदिवासियों को वो सम्मान दिया जिसके वह हकदार हैं। कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है जो एक परिवार से बाहर देख ही नहीं सकती। इसलिए आदिवासियों के सच्चे सशक्तिकरण के लिए भी उसने कभी काम नहीं किया। आप याद कीजिए, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जी का कांग्रेस ने कितना घनघोर विरोध किया था। भाजपा के ही एक पुराने नेता को उनके खिलाफ मैदान में उतारकर कांग्रेस ने दिखाया कि वो आदिवासी बेटी को रोकने के लिए किस हद तक जा सकती है। इसलिए पूरे देश का आदिवासी समाज कांग्रेस से बहुत नाराज है, कांग्रेस को सजा देने के मूड में है। मेरे परिवारजनों, आदिवासी हितों की रक्षा, आदिवासी भाई बहनों का कल्याण भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पूरे देश को ठगा है। हर चुनाव में कांग्रेस कर्ज माफी का झुंझुना लेकर आती है, जिसका लाभ कभी भी किसानों तक नहीं पहुंचता है। मेरे परिवारजनों, देश में ऐसा कोई नहीं है जिसे कांग्रेस ने कभी ठगा नहीं है। हर चुनाव में कांग्रेस कर्ज माफी का झुनझुना लेकर आती रहती है। पिछली बार भी उन्होंने यही किया था, लेकिन कांग्रेस का इतिहास है कि कांग्रेस की कर्ज माफी का फायदा किसानों को नहीं, कांग्रेसियों को, उनके चेले चपाटों को ही मिलता है। मध्य प्रदेश की पिछौर विधानसभा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में पाकिस्तान भारत में घुसकर बम धमाके करता था, लेकिन जब से देश में भाजपा की सरकार बनी है, तब से आतंकवाद के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए गए हैं। सोनिया मनमोहन की सरकार हर रोज पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे, भारत में घुसकर बम धमाके करते थे। आपने मोदी जी को 2014 में प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों की धज्जियां उड़ाने का काम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के भिंड में एक जनसभा को संबोधित किया। राज्य की शिवराज सिंह चौहान सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि जो कभी बीमारू और अति पिछड़ा राज्य हुआ करता था, आज वो देश का सबसे स्वच्छ राज्य माना जाता है।
शिवराज जी चौहान ने जितनी ईमानदारी से काम किया है और मध्य प्रदेश का जिस तरीके से उन्होंने विकास किया है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। भारत के किसी भी कोने में हम जाते थे, दुनिया में जाते थे, लोग कहते थे हिंदुस्तान का बीमारू राज्य यदि कोई है तो मध्य प्रदेश है। लेकिन आज मेरा भी सीना चौड़ा हो जाता है जब दुनिया के दूसरे देशों में जाता हूं और लोग कहते हैं विकास कैसे किया जाता है, यह देखना हो तो मध्य प्रदेश में देखा जा सकता है, जो कि हिंदुस्तान का सबसे स्वच्छ राज्य यदि माना जाता है तो मध्य प्रदेश माना जाता है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हैदराबाद के तेलंगाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कांग्रेस पर ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट होने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता के पैसे को अपना एटीएम बना लिया। कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए विदेशों से फंड का उपयोग करती है। कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार और छत्तीसगढ़ एटीएम बन गया है, ऑल टाइम मनी। पूरी कांग्रेस की भरपाई वहां से होती थी, लेकिन कांग्रेस का पेट है जो जल्दी भरता नहीं है। सत्ता में आने के लिए विदेशी ताकतों का हाथ भी और विदेशी पैसा भी महादेव ऐप वालों के थ्रू पहुंचाया गया। वहीं राजस्थान में कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में भ्रष्टाचार पकड़ा गया था। वहीं कर्नाटक में सरकार बनाने के कुछ ही महीनों के अंदर कई कांग्रेस नेताओं के खाते में विदेशी पैसे ट्रांसफर होने का मामला सामने आया। अगर राजस्थान में देखेंगे तो कांग्रेस जहां मुख्यमंत्री का कार्यालय है, सचिवालय में ही जो विभाग मुख्यमंत्री के पास है उसके अधिकारी से 2 करोड़ से ज्यादा पैसा सचिवालय में पकड़ा गया। 1 किलो से ज्यादा सोना पकड़ा गया। और अभी कर्नाटक में इनकी सरकार बनी ही थी, वहां से भी करोड़ों रुपए इनके नेताओं से पकड़े जाते हैं और उसकी फंडिंग तेलंगाना से लेके अन्य राज्यों तक की जाती है। और फिलहाल हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। अलग है हम, ये रफ्तार नहीं है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नहीं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में खबरों में आगे बढ़ते हैं। भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुट गई है। शायद यही वजह है कि रोज पार्टी विभिन्न प्रकोष्ठों की बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली बीजेपी मुख्यालय के विस्तारित भवन में बुलाई गई है, जिसका शुभारंभ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद तेजस्वी सूर्या समेत पार्टी के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी और देश भर से आए पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। केंद्र सरकार के राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान का दूसरा चरण 1 नवंबर से शुरू हो चुका है। इसी क्रम में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव वी श्रीनिवास ने आज बेंगलुरु में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान बड़ी संख्या में पेंशनभोगी उपस्थित रहे। केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के जीवन यापन में आसानी के लिए विभाग डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को व्यापक स्तर पर बढ़ावा दे रहा है, जिससे जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की परेशानियों से पेंशन भोगियों को निजात मिलती है। चेहरे का सत्यापन हो जाने के बाद आसानी से जीवन प्रमाण पत्र मिल जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, इसको ध्यान में रखते हुए डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ पेंशनर्स को फोकस करते हुए 100 शहरों में
लिया जा रहा है। कई बुजुर्ग लोग हैं, 70-80 साल के पेंशनर्स यहाँ उपस्थित हैं, जो कह रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं। फेस ऑथेंटिकेशन ऐप बड़ा सरल और प्रभावी ऐप है, जो सिर्फ 40 सेकंड के अंदर आपका लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट हो सकता है। बैंक्स के लिए भी ये सुविधाजनक है, क्योंकि कई कागजी प्रक्रियाएं इसमें समाप्त हो जाते हैं, और जो लंबे लंबे कतार में पेंशनर को लगना पड़ता था, कई बार आना पड़ता था बैंक के सामने पेपर सबमिशन के लिए, सब खत्म हो जाते हैं। बिहार के औरंगाबाद जिले में अराजक तत्वों ने शर्मनाक हरकत की है। आरोपियों ने हनुमान मंदिर में प्रतिबंधित मांस फेंका, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश है और इलाके में तनाव का माहौल है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने वहां पुलिस बल तैनात कर दिया है। जानकारी के अनुसार घटना 2 नवंबर की है, जहां हसपुरा ब्लॉक की अमझर शरीफ पंचायत के बिघा टोले सुखाड़ी बिघा के हनुमान मंदिर में मांस फेंका गया था। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने वहां इकट्ठे होकर जमकर नारेबाजी की। खबर मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। ग्रामीणों का कहना है कि इस इलाके में 4 महीने के अंदर मंदिर में मांस फेंकने जाने की यह तीसरी घटना है। डीएम श्रीकांत शास्त्री, एसपी गौतम मेश्राम ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और यहां हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। अलग है हम, ये रफ्तार नहीं है, ये रफ्तार सही है। ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नहीं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत के कई राज्यों में देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के निदेशक ओपी मिश्रा ने बताया कि इस भूकंप का केंद्र नेपाल था। नेपाल हिमालय विभिन्न भूकंपीय संरचनाओं से बना हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि जब भी कोई भूकंप आता है तो यह काफ़ी मात्रा में स्ट्रेन ऊर्जा जारी करता है। Earthquake occurs, it releases the strain energy. That strain energy accumulates somewhere, and it keep on accumulating and keep on increasing. So once is the shearing strength or bearing strength of the rock material exceeded, then that zone rock ruptures, means breaks, and then earthquake happen. So several types of the earthquakes, 5.8, 6.2, 6.3, again 6.4 occurred in this zone. So huge amount of the strain energy has already been released. नेपाल में कल देर रात आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। ताज़ा खबर के अनुसार 6.4 तीव्रता वाले इस भूकंप के कारण अब तक 132 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 150 लोग घायल हैं। भूकंप के कारण ज़्यादातर लोगों की मौत रुकुम पश्चिम और जाजरकोट में हुई है। यहाँ कई इमारतें ढह गई हैं, जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ है। मलबे में अभी भी कई लोग दबे हुए हैं। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नेपाल के गृह मंत्रालय के अनुसार अन्य ज़िलों से भी कई लोगों के घायल होने और संपत्ति के नुकसान की खबरें हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई गई है। राष्ट्रीय भूकंप माप केंद्र ने बताया कि भूकंप का केंद्र नेपाल के जाजरकोट जिले के लामिनडांड इलाके में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड जाजरकोट में भूकंप प्रभावित इलाकों का उन्होंने दौरा किया। उन्होंने यहां भूकंप से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। उनके साथ स्वास्थ्य कर्मियों का एक दल भी था। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल ने राहत और बचाव कार्य के लिए सेना और राष्ट्रीय पुलिस बलों की सेवाएं लेने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में भूकंप से हुई भीषण तबाही पर दुख जताया है। अपनी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उन्होंने कहा कि नेपाल में भूकंप के कारण हुई जनहानि और क्षति से अत्यंत दुखी हूं। भारत नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।
और फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। अलग है हम, ये रफ्तार नहीं है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नहीं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रविवार को पश्चिम बंगाल के ईडन गार्डन्स में होने वाले भारत दक्षिण अफ्रीका मुकाबले के लिए ब्लैक में टिकट बेचे जाने के मामले में 5 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस तरह से मामले में अब तक कुल 21 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। खबर है कि इस मामले में तीसरा समन मिलने के बाद क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष और सौरव गांगुली के बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली ने मैदान पुलिस स्टेशन में अपना एक प्रतिनिधि भेजा है। दरअसल मैच के टिकटों को ब्लैक में बेचे जाने के आरोप के बाद क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल और ऑनलाइन टिकट एजेंसी बुक माई शो के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज की गई। पिछले 10 दिनों में क्रिकेट प्रेमी लगातार ये शिकायत कर रहे थे कि टिकट ऑनलाइन नहीं मिल रहे, जबकि ईडन गार्डन और उसके आसपास के इलाके में ये टिकट 10 गुना कीमत पर बेचे जा रहे थे। ईडन गार्डन के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि मामले में हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है। वहीं लंबे समय से मैच का इंतजार कर रहे क्रिकेट प्रेमी टिकट न मिलने से निराश हैं। ऑनलाइन भी हम बुकिंग कर रहे थे तो उस पर भी मैं नहीं दिखा रहा था और आया था, हम क्यू में थे जो bookmyshow.com जो ये वेबसाइट है, बट नहीं मिला। और इसका कारण पता नहीं, आई डोंट नो, ब्लैक मनी भी हो सकता है। बस वही के लिए हम लोग ऑफलाइन में आए हैं तो यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है। सुबह से आज हम लोग थे, उस दिन 5 नवंबर को विराट कोहली का बर्थडे भी है, इसीलिए हम लोग आना चाहते थे। नहीं मिला, अब क्या करें, नहीं मिला पर कोई बात नहीं, इंडिया को वैसे भी सपोर्ट कर ही लेंगे। अब यहाँ स्टेडियम में नहीं मिला तो क्या हुआ, टीवी में देख के ही सपोर्ट करेंगे ना। इस बार इंडिया ही जीतेगी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नई दिल्ली में गंगा उत्सव का आयोजन किया। इस मौके पर नमामि गंगे का नया थीम सॉन्ग भी जारी किया गया। आज के दिन गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी की मान्यता दी गई थी। इस अवसर पर गंगा से सटे राज्यों में भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में गंगा उत्सव का आयोजन हुआ। आज ही के दिन गंगा को राष्ट्रीय नदी की मान्यता दी गई थी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने इस कार्यक्रम का आयोजन गंगा से सटे सभी राज्यों में आयोजित किया। नई दिल्ली में भी कला और संस्कृति के विभिन्न रंग बिखेरे गए। बांसुरी की धुन ने गंगा की सौम्यता का एहसास कराया, तो वहीं पूर्वांचल की संस्कृति में गंगा के महत्व को समझाते हुए इस नृत्य नाटिका ने सभी का मन मोह लिया। इन सब के बीच मशहूर गायिका अलका याग्निक की आवाज में गाया गया नमामि गंगे का नया थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया गया। इस मौके पर गंगा संरक्षण विभाग के सचिव देवश्री मुखर्जी ने कहा कि गंगा संरक्षण नगर योजना का अहम हिस्सा होना चाहिए। तो जब हम कहते हैं कि गंगा, उसका मतलब देश के सभी नदियों के प्रति हमारा एक कमिटमेंट, और नदी के साथ सिस्टम जो जुड़ा हुआ है वो वाटर बॉडीज़ का सिस्टम है। तो अगर हमारे अगल बगल वाटर बॉडीज़ हैं, उनको क्लीन करना, उनका रख रखाव करना, उसके लिए भी हम लोगों को कम्युनिटी के तहत आगे आना पड़ेगा। गंगा की अविरल धारा स्वच्छ हो, निर्मल हो, इसके लिए नमामि गंगे अभियान निरंतर प्रयासरत है। अपने प्रयासों के लिए इस संस्था को कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कारों से नवाजा गया है। STP जिसको हम अभी निर्मल जल केंद्र बोलते हैं, उसी का भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा ज़ोर से चल रहा है। तकरीबन 3000 से ज़्यादा मिलीलीटर ट्रीटिंग कैपेसिटी हमने तैयार करके रखा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जो अपने नेशनल गंगा काउंसिल में पिछले बार में आह्वान दिया कि अर्ध गंगा को जोर देने के लिए, तो अर्ध गंगा के अंदर नेचुरल फार्मिंग और दिस इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज के बारे में उसको प्रोत्साहन देना, पीपल्स पार्टिसिपेशन बढ़ाना, रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर, तो ये सब की वजह से जो जन आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की बात प्रधानमंत्री ने की, तो हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं।
नमामि गंगे अभियान के तहत गंगा से सटे गांवों को खुले में शौच से मुक्त किया गया है। गंगा तटों के दोनों छोरों के 10 किलोमीटर गांव में ऑर्गेनिक खेती की जा रही है। इसके अलावा गंगा विचार मंच, गंगा टास्क फोर्स, जिला गंगा कमेटी का निर्माण भी किया गया है। जनगंगा, अविरल गंगा और अर्थ गंगा जैसे प्रयास नमामि गंगे अभियान को और मजबूत कर रहे हैं, जिसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को तेजी से बढ़ावा दे रही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मानना है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के हर क्षेत्र में भारत ने खूब तरक्की की है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 3 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया, जो कि एक मेगा फूड इवेंट है। वर्ल्ड फूड इंडिया से जो नतीजे सामने आ रहे हैं, वो भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को सूर्योदय क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने का एक बड़ा उदाहरण है। पिछले 9 साल से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी का नतीजा है कि इस अवधि में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। केंद्र सरकार की PIEL योजना से भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को काफी मदद मिल रही है। इसके जरिए नए उद्यमियों को इस क्षेत्र में आने और आगे बढ़कर काम करने का अवसर मिल रहा है। जो कार्य लास्ट 25 साल में नहीं हुआ था, वो लास्ट 10 साल में हुआ है। गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सबसे पहले इस सेक्टर को एक प्रायोरिटी सेक्टर की तरह समझा है, जिससे कि हर एक इंडस्ट्री जो इस सेक्टर में लगती है उसको 25 से लेके 50% तक की कैपिटल सब्सिडी दी जा रही है। ये एक बहुत बड़ा एक गवर्नमेंट का एक इसमें रोल है। देश में पैकेज फूड की मांग लगातार बढ़ रही है। सरकार इस दिशा में भी ध्यान दे रही है। इसके लिए किसान, छोटे उद्यमी के साथ ही स्टार्टअप की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। देश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की विकास गाथा में छोटे किसान, छोटे उद्योगों और महिलाओं की भूमिका सबसे अधिक है। इस आयोजन का उद्देश्य भारत को दुनिया के खाद्य केंद्र के रूप में प्रदर्शित करना और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाना है। बहुत बदलाव है सर। ये कितना बदलाव हुआ है, इट इज़ अबाउट 180 डिग्री टिल्ट। पहले क्या था, हमारा नई जनरेशन है ना, उनको क्या चाहिए, प्रोसेस्ड फूड चाहिए, रेडी टू कुक। पहले क्या था, हट आते, अभी इसको हम फ्लेक्स पे कर दिए। क्या होता है, अगेन गिविंग ए न्यूट्रिशनल एडेड न्यूट्रिशनल फूड। एक्चुअली क्या हो रहा है, सब में देखे आप, वेदर वॉट एवर द स्टॉल में आप गए तो क्या होता है, यू आर सीइंग एन वैल्यूडेशन। इस आयोजन में प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों सहित 80 से अधिक देशों के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इसमें 80 से अधिक देशों के 1200 से अधिक विदेशी खरीदारों के साथ एक रिवर्स वायर सेलर बीट की भी सुविधा है। नीदरलैंड भागीदार देश के रूप में कार्य कर रहा है, जबकि जापान इस आयोजन का मुख्य देश है। 3 से 5 नवंबर तक चल रहे प्रगति मैदान में वर्ल्ड फूड इंडिया मेले में अगर आप आएंगे तो आप पाएंगे कि पिछले 9 सालों में हमने फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कितनी तरक्की की है और कितना ज़्यादा हमने विकास किया है। विशेषकर आप यहाँ मिलेट्स के प्रोडक्ट को देखेंगे और उसका सेवन करेंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया होगा और देश की तरक्की में भी ये सहायक होगा। कैमरामैन राजेश के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मेरे सहयोगी और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।